यही लग रहा था कि शायद इसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो क्लैन लीडर का जो भाई है ना, उसको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था क्योंकि इनके क्लैन का फाउंडेशन तक हिल चुका था। आधे से ज्यादा लोग मिट चुके थे। वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रहा था और अब क्लैन के अंदर सिर्फ वो और एक दो गिने चुने लोग ही मौजूद हैं। और यहाँ पे वो समझ जाता है कि अब अगर हमारा क्लैन सर्वाइव कर भी जाए ना, तो भी शाओ क्लैन और जो फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस है, आखिर इनसे ये लोग सामना कैसे करेंगे। वो समझ आता है कि हमें सदियों मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं हमारी तादाद थोड़ी बढ़ सकती है। यहाँ पे इनके सेक्ट की हालत बहुत ज्यादा मिजरेबल हो चुकी थी और वो बस रिग्रेट करते हुए कहता है कि काश काश इस वक्त सुप्रीम सेक्ट मास्टर या फिर सुप्रीम एल्डर यहाँ होते। वो दोनों अगर यहाँ होते ना, तो क्या ही कमाल हो जाता। तभी इसका भाई यानी कि क्लैन लीडर कहता है कि बकवास बंद करो, इस वक्त हमें ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। मैटर ये करता है कि एट द एंड जीत हमारी हुई, हमने इस क्लैमिटी को सरपास कर लिया। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो जो एनर्जी डिवोरिंग वॉल था ना, अचानक से उसकी फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है और यहाँ युनशी अपनी फ्लेम पर्ल की पावर की मदद से इसके ऊपर ना डोमिनेंस साबित करते हुए चारों तरफ अपनी ऑरा को बिखेर देता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके ये जो एनर्जी बॉल था, ये लिफ्ट हो रहा था, जो कि दिखने में किसी मिनी सन जैसा लग रहा था। यहाँ पे वो जो फायर एट्रीब्यूट वाली सीट थी ना, लिली की कहीं ना कहीं वो पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और यहाँ पे जैस्मिन उसे भी यही बताती है कि सच में क्या ही कमाल का ये फॉर्मेशन था। हाँ, तुम्हारी फायर एट्रीब्यूट वाली सीट ने तो सब कुछ अब्सॉर्ब कर लिया। अब तुम्हें यहाँ पर उस मिनी सन को उसने अपने हाथों से पकड़ रखा था, यानी कि युनशी ने, और कहने लगता है कि जरा सोच के देखो, अगर ये बड़ा सा जायंट सा फायरबॉल तुम्हारे बर्निंग हेवन क्लैन से टकराता है तो इसका क्या हाल होगा। देखने में मजा आएगा नहीं। जो देखकर क्लैन लीडर कहता है कि पागल हो गए हो क्या, आखिर तुम बोल क्या रहे हो, खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की। जिसमें युनशी कहता है कि मुझे चैलेंज मत करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये सुनकर वो समझ आता है कि ये एक नंबर का सन की है, इसे छेड़ना सही नहीं। तो वो युनशी से कहने लगता है कि देखो युनशी, ऐसा दुनिया में कोई भी ग्रज नहीं है जिसे कि हम बात करके सॉल्व ना कर सके। हम बात करते हैं, चुपचाप इसे छोड़ दो, हम बात करके सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारी अगर कोई कंडीशंस है हम मान जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम वो हर एक चीज करेंगे कि जिससे तुम राजी हो जाओ, बस चुपचाप इसे छोड़ दो। जिसमें युनशी कहने लगता है कि तुम लोगों ने जो हरकत की है ना, इसकी कीमत तो डिस्ट्रक्शन से ही चुकाई जाएगी और अब तैयार हो जाओ क्योंकि तुम सभी लोग मरने वाले हो। ये कहते हुए वो उस जायंट से फायर बॉल को इनकी तरफ थ्रो कर देता है, जो कि काफी स्पीड से इनकी तरफ बढ़ रहा था। और क्लैन लीडर और बाकी के मेंबर को यही लग रहा था कि बस आज हमारा ये अंतिम फाइट है और इसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज। लेकिन वक्त रहते ही इनका यहाँ पे सुप्रीम एल्डर आ जाता है, जो कि आते साथ ही उस जायंट से फायर बॉल को रोक कर दूसरी तरफ इसे फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर लावा की एक बहुत बड़ी लहर उठती है, जो कि इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वो बंदा तो अपने फॉर्मेशन को कास्ट करके उसे भी यहाँ पे होल्ड कर लेता है, जिसके चलते जितने भी डिसाइपल से बचे कुचे उन सबके अंदर जोश आ जाता है। सुप्रीम एल्डर के सामने ये लोग बहुत ही इज्जत के साथ झुक जाते हैं। अब यहाँ पे ये एक वांग शुआन लेवल 2 है, जो कि एक खतरनाक लेवल है। साथ ही यहाँ पे इनका सेक्ट मास्टर भी आ जाता है और यहाँ पे सेक्ट मास्टर को देखकर तो सारे डिसाइपल्स और ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके थे। यहाँ पे ये जो सुप्रीम सेक्ट मास्टर है ना, ये भी वांग शुआन यानी कि किंग फेज के 4th लेवल पे है। और जैस्मिन उसे इसके बारे में सारी बात बता देती है और कहती है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो, यहाँ से तुम्हें निकलना होगा। लेकिन तब तक यहाँ इनमें से एक बंदा ऊपर आसमान से एक पर्पल कलर के ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और आते साथ ही युनशी के ऊपर ये हमला कर देता है। युनशी यहाँ पर एक बैरियर को बना देता है, लेकिन ये तो इस बैरियर समेत इसे काफी दूर पटक देता है सामने वाली वॉल पे, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो युनशी की आंख थी ना, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो ये देखते साथ ही इमीडिएटली युनशी सबसे पहले आसपास की जगह पे अपने स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक करता है, जिससे यहाँ की जो पत्थर है वो और ज्यादा टूटने लगती है। और तभी इस दौरान यहाँ पे युनशी अपने क्लोन को क्रिएट करके एक छोटी सा डीकॉय को रेडी करता है, जहाँ पर वो सीधा अपने क्लोन को और आंट को एक साथ यहाँ से निकाल देता है, जिससे सबको लग रहा था कि शायद ये लोग यहाँ से एस्केप कर रहे हैं। अब दोनों सुप्रीम सेक्ट मास्टर और लीडर यहाँ से चले जाते उसका पीछा करते हुए, लेकिन पीछे मौजूद डिसाइपल्स बात कर रहे थे कि आखिर ये युनशी चीज क्या है, क्या इसकी कोई वज्रा बॉडी है, आखिर वो इतने तगड़े अटैक से कैसे सर्वाइव कर सकता है। अब इस दौरान सुप्रीम सेक्ट मास्टर और जो सुप्रीम लीडर है ना, इनके एल्डर, ये दोनों को जब पता चलता है कि नहीं अब इसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं, तो जो सेक्ट मास्टर है वो सुप्रीम एल्डर से कहने लगता है कि देखो उसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वैसे भी हमारा जो फाउंडेशन गेट है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, कुछ और गड़बड़ हो गई तो फिर हम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम एल्डर कहने लगता है कि ये हमारे क्लैन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा थ्रेट है, इसको तो हर हाल में एलिमिनेट करना होगा, वरना हम सुकून से नहीं रह सकते। जिसमें फाइनली जो सुप्रीम सेक्ट मास्टर है वो भी मान जाता है और ये लोग वापस से इसका पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम युनशी को देख पाते हैं, जहाँ पर उसका जो गोल्डन पगोड़ा है उसकी जो पावर है धीरे धीरे करके उसे हील कर रही थी। एंड देन फाइनली वो पूरी तरीके से रिकवर कर जाता है। और इस दौरान यहाँ पे लिटिल आंट को भी होश आ चुका था और वो जैसे ही होश में आती है ना, युनशी को भी सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद ही युनशी यहाँ पे उसके लिए खाना बनाने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसकी आंट कहने लगती है कि मुझे यकीन था कि तुम आगे चलकर ना इतनी ऊंचाइयों को अचीव करोगे कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा, मुझे पता था तुम सही सलामत निकल सकते हो। युनशी यहाँ पे उससे कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, आज के बाद आपको और ग्रैंडफादर को कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, ना आप कोई और आपके ऊपर जूम कर सकता है, क्योंकि मैं हूँ,
मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो यहाँ पर ड्रैगन सूप को उसे पिलाने लगता है। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे पी रही थी और यहाँ पे यूनशी बस इतना ही कहता है कि फिलहाल आप बस रिकवर होने पे फोकस करो। तभी यहाँ पे आंट को ख्याल आता है कि यार मैं तो इसकी आंट हूँ, लेकिन ये मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है और कहता है कि हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। जिस पे वो कहता है कि पर आपकी सेहत ठीक नहीं, मुझे तो आपका ख्याल रखना होगा ना। जिस पे वो कहती है कि पर तुम्हारा नाम तो यूनशी है ना, तुम्हारा सरनेम यून है, जिसका मतलब अब हम दोनों ब्लड से कनेक्टेड नहीं है। जिस पे वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चाहे जो हो जाए, मेरा सरनेम कुछ भी क्यों ना हो, आप और ग्रैंडफादर हमेशा मेरे ग्रैंडफादर और मेरी आंट रहोगे और मेरे सबसे अजीज, मेरे सबसे करीबी लोग हमेशा आप दोनों ही रहोगे। हमारे बीच भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन मैं आप दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और आप दोनों की जगह इस जिंदगी में तो क्या अगले किसी जिंदगी में भी कोई भी आप दोनों की जगह मेरे दिल में नहीं ले सकता। अब उसकी बात सुनकर ना वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है और फिर उसका हाथ पकड़ के वापस से सूप को पीने लगती है। लेकिन इस दौरान यूनशी को भी रियलाइज होता है कि वाकई में इनके बीच ब्लड कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा क्लोज है। और जैसे ही वो दोनों थोड़े और करीब आने लगते हैं, तभी यूनशी को होश आता है। वो कहने लगता है कि मैं तो ग्रैंडपा के बारे में आपसे पूछना भूल ही गया। तभी यहाँ पे आंट बताने लगती है कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी ना, तब मैंने सुना था जब ये लोग मुझे यहाँ से दूर ले जा रहे थे कि उन्होंने उसे किसी प्रिजन, ड्रैगन प्रिजन नाम की जगह पर ना ट्रैप करके रखा है। कि एक ऐसा प्रिजन जिसे कि ड्रैगन प्रिजन कहा जाता है, वो शायद वहीं पर होंगे। अब यूनशी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी यहाँ पे वो आगे बताने लगती है कि पर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हमें पकड़ा होगा ना, उसे इसके बारे में जरूर पता होगा। यूनशी को यहाँ पे फेंग जिउचिंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी आंट उसे कहने लगती है कि एक बार हम उन्हें यहाँ से आजाद कर लें, जिसके बाद हम तीनों यहाँ से उड़ के बहुत दूर चले जाएंगे, ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर कि कोई हमें ढूंढ ही ना पाए। जिसके बाद जैसे हम पुराने टाइम में एक साथ रहा करते थे ना, हम तीनों, हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। यूनशी यहाँ पे थोड़ा गुस्से में था। वो तो यहाँ पे सोच रहा था कि कैसे इन सबको मसला जाए और उसके फेस का एक्सप्रेशन वो बहुत इजीली पढ़ लेती है और कहने लगती है कि लिटिल जी, तुम्हें याद रखना होगा कि ये लोग बहुत ज्यादा हैं। अगर बात नंबर्स की हो तो तुम इनसे नहीं जीत सकते। तुम एक साथ इतने लोगों को कब तक पीटोगे? हाँ, कब तक? तुम्हें समझना होगा कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं तुम्हें वापस से ऐसे खतरे में नहीं देख सकती। अब तभी यहाँ पे यूनशी अपने पावर का यूज करके उसे सुला देता है और कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों को यहाँ से सही सलामत ले जाऊंगा, लेकिन मेरे अपने अरेंजमेंट्स हैं और मैं उनके हिसाब से चलूंगा। पहले मुझे ग्रैंडपा को ढूंढना होगा और यहाँ से उन्हें हर हाल में निकालना होगा। उसके बाद यूनशी बाहर आता है, एक एक्साइटमेंट सा फेस बनाते हुए कहने लगता है कि चलो फिर अब असली शो को शुरू किया जाए, जिसका कि मुझे काफी वक्त से इंतजार था। अब यहाँ पे वो इनकी वाट लगाने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर था। और सबसे पहले वो यहाँ पे जो जिउचेंग है ना, इसको सबक सिखाने के लिए पहुंच जाता है उसी जगह पर जहाँ पर ये आंट को ट्रैप करके रखा गया था। जहाँ हम देख पाते हैं कि जो जिउचेंग है ना, वो बड़े आराम से सो रहा था, घोड़े बेच के सो रहा था, किसी चीज की मतलब टेंशन फिकर कुछ है ही नहीं। और यूनशी इसे सोता हुआ देखकर इसके कान के पास जाता है और कहने लगता है गुड इवनिंग यंग मास्टर। अब यूनशी की आवाज सुनते साथ ही उसकी नींद खुल जाती है और कहने लगता है कि यूनशी। यहाँ पे इससे पहले कि वो मदद के लिए किसी को चिल्ला पाता, तभी यहाँ पर यूनशी आते साथ ही इसका गला दबा देता है और कहने लगता है कि खबरदार, जो तुमने अपनी बेसुरी आवाज में एक और लफ्ज कहा, फिलहाल मेरा कोई मन नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का। मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बताओ आखिर मेरे ग्रैंडपा कहाँ पे है? ये सुनकर यहाँ पे वो जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि तुम्हें अगर मुझे मारना है तो तुम शौक से मार सकते हो, लेकिन कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाला कि आखिर तुम्हारा ग्रैंडपा कहाँ है, क्योंकि अगर मैं मर गया तो फिर वो भी मारे जाएंगे और मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहते हुए वो ऐसी सिचुएशन में भी इतना भद्दा मजाक करके जोर जोर से हंसने की कोशिश करता है, जिस पर यूनशी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर के ढीठ इंसान हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोल सर्च के बारे में सुना है, स्पेशली शुआंगआंग सोल सर्च के बारे में? ये कहते साथ ही यूनशी सोल सर्च का यूज कर देता है और शुआंगआंग सोल सर्च बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है। और फाइनली यूनशी को उसके विजन के जरिए से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ड्रैगन प्रिजन कहाँ पे लोकेट है। तो बाद यूनशी ये सारी चीजें अपने मेमोरी में सेव कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ गाइस, हमें फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रैगन प्रिजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर को बहुत बुरी तरीके से ट्रैप करके रखा है। बस फिर क्या, यूनशी यहाँ पर फेंग जिउचेंग का भेष धारण कर लेता है, उसका बिल्कुल गेटअप ले लेता है और सीधा ड्रैगन प्रिजन के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ का जो सर्वेंट है वो कहने लगता है कि यंग मास्टर, आपने जैसा कहा हमने बिल्कुल वैसा ही किया है और यहाँ का हर एक सोल्जर चप्पे चप्पे पे तैनात है और अपनी निगाहें इस बंदी के ऊपर बनाए हुए है। अब तभी यहाँ पे हम ग्रैंडपा को देख पाते हैं जो कि उस बंदे को देख रहा था। उसके बाद यूनशी से कहने लगता है कि ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब तुम मर सकते हो। ये सुनकर वो बंदा शॉक्ड था और एक स्लैश अटैक से यूनशी से निपटा देता है, जिसके बाद ग्रैंडपा के हाथ पैरों में जो बेड़ियां लगी थी वो उन्हें तोड़ देता है और कहने लगता है कि ग्रैंडपा, ये मैं हूँ आपका यूनशी। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ग्रैंडपा जो कि उसे इस लुक में देखकर बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते, तो यूनशी यहाँ पर अपने असली फॉर्म में आ जाता है और उसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि हाँ तुम मेरे पोते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने वक्त बाद मैं अपने पोते से मिल पा रहा हूँ। सच में तुम सही सलामत हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। तुम मेरे शाओची हो, हाँ तुम वापस आ गए हो। अब यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को ऐसी सिचुएशन में देख कर ना यूनशी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो उसे बहुत प्यार करते हैं, उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, उसे ऐसे दुलारते हैं जैसे कि वो उनका सगा बेटा हो। तभी यहाँ पे यूनशी कहने लगता है कि ग्रैंडपा, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरे पास आपको बताने के लिए
लिए, कहने के लिए सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है और बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये सही जगह नहीं है बात करने का। पहले हम यहाँ से निकलते हैं, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। सच में मैं भी आपसे इतने वक्त बाद मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से निकलने पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे ये सुनकर उसका ग्रैंडफादर भी इमोशनल हो जाता है, कहता है कि हाँ मुझे भी तुमसे बहुत सी बातें करनी है, और पहले यहाँ से निकला जाए। अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ में यूनशी अपने ग्रैंडफादर को उसी केफ वाली जगह पे ले आता है जहाँ पर की उसकी आंट मौजूद थी। जैसे कि अब होश आ चुका था और जैसे ही वो अपने फादर को देखती है ना तो अपने पैरों के बल खड़ी हो जाती है, और जैसे ही वो देखती है कि वो बिल्कुल सही सलामत है तो फट से जाकर उनसे लिपट जाती है और डैड कहते हुए रोने लगती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद इन्हें कुछ हो गया है। वैसे भी उनकी अब उम्र हो चुकी है और ऐसी सिचुएशन में जहाँ बंदे को आराम करना चाहिए उन्हें इतनी ज्यादा जहमत उठानी पड़ रही है। वो रोने लगती है उनसे लिपट के, और यूनशी समझ आता है कि इसका बदला तो उसे हर हाल में लेना होगा। किसी को भी ये हक नहीं कि वो उसकी फैमिली को ऐसे हर्ट करे, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब यूनशी यहाँ पे इन्हें छोड़कर जाने लगता है, जो देखते साथ ही आंट उसे आवाज देती है, लेकिन तभी वो कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए आपका यूनशी यहाँ से जाने से पहले ना आप दोनों को एक बहुत ही ग्रैंड शो दिखाने वाला है, जिसे देखकर आप लोगों को बहुत मजा आएगा, और वैसे भी इस ट्रिप को थोड़ी यादगार बनाते हैं ना, जिसके बाद हम साथ रहेंगे हमेशा। अब उसकी बातें सुनकर तो ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये भूल क्या रहा है, उसे पता नहीं कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ गाइस बर्निंग हेवन क्लैन का जो हेडक्वार्टर था ना, वहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे, और ये सारे बच्चे कुछ डिसाइपल समेत जो सेक्ट लीडर यानी कि सेक्ट मास्टर और उसका भाई भी थे। अब यहाँ पे सभी लोग बस एक ही बात की फिक्र कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि सुप्रीम लीडर और सुप्रीम सेक्ट मास्टर इन्हें लौटने में इतना वक्त लग रहा है। इन लोगों को तब तक यहाँ पे आ जाना चाहिए था, तो आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। सभी लोग फिक्र में थे, इवन की जो क्लैन लीडर है वो तक यहाँ फिक्र में था। तभी उसका भाई से कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बुरा हुआ है कहीं उनके साथ। तभी ये कहते हुए वो थोड़ा रुक जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बर्निंग हेवन क्लैन का सेक्ट मास्टर है यानी कि इस बंदे का भाई, वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि यूनशी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या उसे कैसी कैसी ट्रिक्स आती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुप्रीम सेक्ट मास्टर और सुप्रीम एल्डर इनको हराना, वो भी दोनों को एक साथ, ये उसके बस का नहीं है, एटलीस्ट इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। चिंता मत करो, उन्होंने तो अब तक उसको कब का निपटा दिया होगा, उसके फैमिली मेंबर्स को भी सजा दी होगी, और अब बस वो यहाँ पे किसी भी वक्त आते ही होंगे। वैसे भी वो हमारे बर्निंग हेवन क्लैन के पिलर्स की तरह है, एक ऐसा पिलर जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्लैन खड़ा हुआ है, और उस यूनशी जैसा एक 2 टके का कल्टीवेटर, वो क्या मजाक है। ऐसा तो सपने में भी मैं सोच नहीं सकता कि वो हमारे क्लैन लीडर और सुप्रीम एल्डर को हराएंगे। भूलो मत, हम बर्निंग हेवन क्लैन है, हमारे सुप्रीम सेक्ट मास्टर और सुप्रीम एल्डर ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनके रहते कोई भी इनके चंगुल से बचकर नहीं निकल सकता। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो इस वक्त बहुत ज्यादा इंजर्ड है। तो तुम ही बताओ आखिर वो अपनी इंजरीज के साथ किस हद तक जा सकता है और कहाँ तक भाग सकता है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपने जो सेक्ट मास्टर है उनकी ये सारी बातें सुनकर सभी लोगों में थोड़ा हौसला आता है, और वो सोचने लगते हैं कि हाँ जब ये कह रहे हैं तो जाहिर है वो मारा जा चुका होगा। चलो अच्छा है कि एट द एंड ये बंदा मारा गया, वरना ये जिंदा रहता तो हमारा जीना हराम कर देता। अब यहाँ पे सभी लोग सोच ही रहे थे कि तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बार हमने बहुत बड़े लॉस का सामना किया है, हमें वापस से अपनी पहली वाली पोजीशन को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत पड़ेगी ताकि हम जल्द से जल्द रिकवर कर पाए। अब यहाँ पे सभी लोग सोच ही रहे होते हैं कि अचानक से पूरी जगह कांपने लगती है, धीरे धीरे करके पूरे के पूरे ग्राउंड में क्रैक्स पड़ने लगते हैं, ऊपर से मलबा गिर रहा था। सभी लोग हैरान परेशान थे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे जो क्लैन मास्टर है ना, सेक्ट मास्टर, वो पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, कि तभी किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनमें से एक बंदा दौड़ते हुए बाहर से आता है और कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर हमें यहाँ पे कुछ करना होगा, क्योंकि वो दानव फिर से आ चुका है, वो यूनशी वो मरा नहीं है, वो मॉन्स्टर आ चुका है वापस। जो सुनकर यहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे इनका जो सेक्ट मास्टर वो कहने लगता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब लोग मेरे साथ चलो। अब ये लोग मिलजुल के यहाँ पे मेन ग्राउंड के पास आ जाते हैं, जहाँ पर यूनशी आते साथ ही एक जबरदस्त अटैक कर लेता है, और हवा में उसकी बॉडी को फ्लोट करता हुआ देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इनके मास्टर कुछ भी नहीं कर पाए। अब यूनशी ने एक और तगड़े वाले अटैक को प्रिपेयर कर लिया था इन पूरे के पूरे क्लैन को ही वाइप आउट करने के लिए, और कहने लगता है कि क्या हुआ बच्चों, बाहर आओ, ग्रैंडपा यूनशी मिलने आया है। तो क्या तुम लोग उससे मिलोगे नहीं। यहाँ पे सभी लोग देख के हैरान थे कि आखिर यहाँ पे ये कर क्या रहा है। तभी यूनशी कहता है कि अब बस एक अटैक और तुम्हारे इस पूरे के पूरे बर्निंग हेवन क्लैन को तुम्हारे साथ में हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा के रख दूंगा, और फिर ये प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट तुम जैसे लोगों से हमेशा हमेशा के लिए प्योर हो जाएगी। अब सेक्ट मास्टर उसकी ये बात सुनकर सभी से कहने लगता है कि सब लोग अपनी जी जान लगा दो, हर हाल में हमें खुद को डिफेंड करना ही होगा। बस फिर क्या, यहाँ पे सभी लोग एक साथ टूट पड़ते हैं यूनशी के ऊपर हमला करने के लिए, जो देखकर यूनशी कहने लगता है कि अरे रे तुम लोगों को पता नहीं कि आग से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारे हाथ चल सकते हैं, लेकिन अब जबकि तुम लोग मैदान में उतर चुके हो तो मैं तुम्हें असली फायर का टेस्ट कराने वाला हूँ। और यहाँ पर वो जो फायर लोटस था, जैसे कि द स्टार कॉचिंग डीमन लोटस कहा जाता है, यूनशी इसे पूरी तरीके से अपने ना फुल पीक पावर में अनलीश करते साथ ही इनके ऊपर उतार देता है। और यहाँ ये फायर लोटस के ऊपर जैसे जैसे अटैक पड़ रहे थे, धीरे धीरे इसके पेटल्स ना अलग हो रहे थे, और एक एक पेटल्स जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ पर एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके यूनशी ने इस बर्निंग हेवन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, जो देख
देखते साथ ही यहाँ पे क्लैन मास्टर इमीडिएटली अपने टोकन का यूज करता है और अपने फादर को समन करते हुए कहता है कि प्लीज आपको यहाँ पे वापस आना होगा। कि तभी उसके ऊपर एक हमला हो जाता है और यहाँ अपनी अधूरी आवाज में कहता है कि युनशी वापस आ चुका है। वही दूसरी तरफ यहाँ पे जो उसका फादर था यानी कि जो सुप्रीम एल्डर था और साथ ही यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर था, उन दोनों को खबर मिल चुकी थी उस टोकन के जरिए से कि युनशी इस वक्त क्लैन के अंदर मौजूद है, जिसके चलते इन्हें समझ आ जाता है कि अब तक ये जिसका पीछा कर रहे थे वो तो बस कोई डिकॉय था। अब ये लोग उल्टे पैर क्लैन की तरफ वापस जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो क्लैन मास्टर और जो उसका छोटा भाई है दोनों यहाँ पे मैदान में उतर चुके थे। दोनों यहाँ पे डिफेंसिव बैरियर को क्रिएट करते हैं, लेकिन दोनों समझ चुके थे कि यहाँ पर हम ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अब उसका छोटा भाई कहने लगता है कि बड़े भाई हम इसे यहाँ पे डिफेंड नहीं कर सकते, हमें यहाँ से भागना होगा, अपनी जान बचानी होगी। लेकिन ये जो फायर स्कॉचिंग डेमोनिक लोटस है ना, इसने तो अपना खेल दिखा दिया था। जहाँ जहाँ ये जाता है इसका जो डिस्ट्रक्टिव फ्लेम है हर एक चीज को ये बर्न करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे जो उसका भाई और जो क्लैन मास्टर था ना, इनकी बॉडी में भी आग लग चुकी थी और यहाँ पे ये सभी लोग दर्द के मारे छटपटा रहे थे। इस दौरान युनशी अपने ग्रैंडपा अपनी आंट को लेकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन यहाँ पे सेक्ट मास्टर अपने बेटे जू चैंग को आवाज देता है, जिससे कि युनशी ने उस बर्ड के साथ उठा लिया था, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग पीछा करने जरूर आएंगे और तब इसे वो इनके क्लैन के अगेंस्ट एज अ बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज करेगा। यहाँ पे युनशी अपने बर्ड के ऊपर सवार होकर काफी स्पीड से निकल रहा था और इस दौरान यहाँ पर सारे लोग कह रहे होते कि उसे छोड़ दो, लेकिन युनशी किसी की बात की परवाह तक नहीं करता। जिसके बाद युनशी बर्निंग हेवन वैलीज का जो एंट्रेंस है वहाँ पर जाके लैंड करता है और सबसे पहले यहाँ पे लिटिल जे को इन्फॉर्म करता है और कहने लगता है कि इस वक्त हम लोग यहाँ पे बर्निंग हेवन वैलीज के एंट्रेंस में मौजूद है, तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पे लिटिल जे बताने लगता है कि बॉस चिंता मत करो, मैं बस अपने रास्ते में हूँ और किसी भी वक्त पहुँचने वाला हूँ। इस दौरान यहाँ पे वो उस बर्ड को भी उड़ा देता है जो कि कभी फेरी यू का पेट हुआ करता था और वो भी युनशी की मदद करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। युनशी यहाँ पे लिटिल जे को बताने लगता है कि जल्दी आओ क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो कहने लगता है कि बस मैं पहुंच ही गया। अब तभी यहाँ पे उसका ऐसा बात करता हुआ देख करना उसकी आंट को उसकी फिक्र होती है और कहने लगती है ये मत कहना कि तुम यहाँ पर अकेले रुकने का प्लान बना रहे हो और हमें यहाँ से भेजने की तैयारी कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। उसके बाद युनशी इसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके सामने सही सलामत लौट के आऊंगा। यहाँ पे उसकी ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि पर क्यों, आखिर तुम्हें क्यों रुकना है, हम तो बहुत मुश्किल से निकले हैं ना, वहाँ पर उनके पास कितने खतरनाक फाइटर्स है, तुम्हें कुछ हो गया तो। ये कहते हुए वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। युनशी उसे समझाता है और कहने लगता है कि ऐसे इतने बड़े क्लैन के अगेंस्ट ना भागना और एस्केप करना कभी भी हमें ज्यादा देर तक के लिए सेफ नहीं कर सकता। ये फ्यूचर की एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देने जैसा है, बस इनको पूरी तरीके से मिटाने के बाद ही हम लोग सुकून से रह सकते हैं। यहाँ पे तो इसका ग्रैंडफादर भी इसका साथ देता है और कहता है कि हाँ अभी ये बात कोई मामूली बात नहीं रही, इन दोनों के बीच का जो ग्रज है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अगर शाओची ने आज इन लोगों को जाने दिया ना तो वो लोग फिर भी इसे नहीं छोड़ेंगे, वो फिर भी इसका पीछा करते रहेंगे। ये कहते हुए वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो शाओची, काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और मुझे तुम पर हमेशा नाज रहेगा और अगर आज मेरी जान भी चली जाती है ना तो भी मैं काफी सुकून के साथ मरूंगा और मुझे पूरा यकीन है ऊपर से तुम्हारा फादर भी यही सोच रहा होगा और उसे भी तुम पर बहुत ज्यादा नाज है। तो ठीक है फिर मैंने भी ठान लिया है, आज मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका सामना करूंगा। आने तो इन सबको एक बार, फिर तुम देखना कि कैसे दादा पोते मिलकर इनकी वाट लगाते हैं। अब गाइस यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और जिसका तुम्हें और मुझे इंतजार था कि यार लिटिल फेरी का आखिर हुआ तो हुआ क्या, तो यहाँ पे हमें 6 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है जब हम देख पा रहे थे कि इतने वक्त से वो बस भागती हुई आ रही है और जहाँ पर भी ये छिपने की कोशिश करती है वहाँ पर ये दोनों असैसिन पहुंच जाते हैं और इस दौरान उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, स्पेशली उसका बच्चा बहुत ही जल्द दुनिया में आने वाला था। यहाँ पे वो असैसिन भी कह रहे होते हैं कि ये तब से हमें दौड़ा के रह गई, जबकि ये बस अभी किंग फेज पे है और लगता है कि बहुत ही जल्द उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, मतलब कि वो ज्यादा देर तक भाग नहीं सकती। तभी उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है और ये लोग उसके ऊपर हमला भी कर देते हैं और यहाँ पर बस एक जोरदार एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। लेकिन लिटिल फेरी का क्या हुआ ये अभी तक यहाँ पे नहीं दिखाया गया, लेकिन जिस जगह पर ये हमला हुआ था वो असल में रेवेनेंट्स ऑफ फीनिक्स क्लैन है, जहाँ पर की जो फीनिक्स टेंपल था उसके अंदर से एक एंशिएंट वॉइस आती है और वो कहने लगती है कि ये तो इविल गॉड की ओर है और वो यहाँ पर फेरी और उसके पेट में पल रहे युनशी का जो बच्चा है जिसके अंदर फीनिक्स ब्लड लाइन की पावर है उसे सेंस कर लेती है और कहने लगती है कि अच्छा तो इसके पास जो बच्चा है वो असल में फीनिक्स ब्लड लाइन को कैरी किए हुए है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये युनशी का डिसेंडेंट है। तो यहाँ पे हम लिटिल फेरी यू को देख पाते हैं जो कि जमीन पे पड़ी हुई थी और ये लोग जैसे उसके ऊपर हमला करने आते हैं ना, यहाँ पर एक जायंट सी फीनिक्स बर्ड आते साथ ही उसके ऊपर हमला कर देती है, यानी कि इन दोनों असैसिन के ऊपर जिनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो जाती है, भाई बड़े बड़े फायर बॉल इनकी बॉडी के ऊपर गिरते हैं, यानी कि इन असैसिन के ऊपर, और जहाँ पर ये जो बड़े बड़े फायर बॉल्स थे ना ये इनका खेल खत्म कर देते हैं। तभी यहाँ पे वो जो एंशिएंट वॉइस थी वो कहने लगती है कि लगता है कि युनशी और तुम्हारी किस्मत एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है फिर जब तक वो यहाँ पे नहीं आता मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये कहते साथ ही वो एक बैरियर को यहाँ उसके आसपास बना देती है और ये बैरियर जो था ना ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड होता चला जाता है। साथ ही वो यहाँ अपने लोगों से कहती है कि जल्द से जल्द फीनिक्स डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन
को एक्टिवेट करो और आज के बाद कोई भी क्लैन मेंबर बाहर नहीं जाएगा और ना ही बाहर से कोई अंदर आएगा। इस दौरान लिटिल फेरी यी को होश आता है। इसके साथ कहानी आगे बढ़ती है और फाइनली लिटिल फेरी यी यहाँ पर एक बेटी को जन्म देती है और यहाँ लिटिल फेरी यी उसे चुप कराते हुए कहने लगती है कि शुनर चुप हो जाओ, ऐसे भी अच्छे बच्चे रोते नहीं है। ये कहते हुए अपनी उंगली वो उसकी तरफ बढ़ाती है और एक छोटू से क्यूट से अडोरेबल हाथ ना उसे ग्रैब कर लेते हैं। और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है।